प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैज्ञानिक और मानविकी परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। परिप्रेक्ष्य का अर्थ और परिभाषा। परिप्रेक्ष्य अंग्रेजी के शब्द पर्सपेक्टिव का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू, अर्थात देखा गया। सरल भाषा में परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक ओर से दूसरी ओर तक देखना अथवा द्वारा निरीक्षण करना है। विज्ञानों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ आदि से अंत तक अन्वेषण या परीक्षण करना है। परिप्रेक्ष्य क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करने का दृष्टिकोण है। परिप्रेक्ष्य विचार करने या घटना को समझने तथा व्याख्या करने की दृष्टि है, इसलिए इसे अध्ययन का दृष्टिकोण भी कहते हैं। समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ एवं परिभाषा। समाज शास्त्र में परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण परिधि शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थों में किया गया है। इनकी परिभाषाएं निम्नलिखित है। थियोडोरसन तथा थियोडोरसन ने अ डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति तथा अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इनके अनुसार व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य उसके संदर्भ पर आधारित होता है। चिनॉय ने डबल रोटी के उदाहरण द्वारा परिप्रेक्ष्य की व्याख्या की है। डबल रोटी का अध्ययन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विज्ञान डबल रोटी के किसी एक पक्ष का अध्ययन करने के लिए विशिष्ट एवं सुनिश्चित अवधारणाओं का प्रयोग करेगा। अर्थशास्त्री डबल रोटी का अध्ययन अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के रूप में करेगा। डबल रोटी का उत्पादन बाजार में मांग, उत्पादन, लागत, थोक भाव, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आदि का अध्ययन करेगा। समाज शास्त्री डबल रोटी का अध्ययन करते समय यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि पति पत्नी के संबंधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पत्नी डबल रोटी को पति के मनपसंद या स्वाद के अनुसार नहीं सेक पाती है तथा पति नाराज हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, तो इससे परिवार की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। यह सब अन्वेषण करने का दृष्टिकोण समाजशास्त्री का होगा। समाजशास्त्री किसी भी घटना, वस्तु, तथ्य, क्रिया आदि का अध्ययन करते समय एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखता है कि उससे सामाजिक व्यवस्था संगठित रहती है अथवा बिगड़ती है। समाजशास्त्री का परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। W.J. गुडे तथा P.K. हॉट ने परिप्रेक्ष्य की व्याख्या फुटबॉल का उदाहरण देकर की है। उनका कहना है कि किसी भी घटना या वस्तु का भिन्न भिन्न तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। एक फुटबॉल का अध्ययन आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जा सकता है कि फुटबॉल की मांग और पूर्ति के प्रतिमान क्या है। यह रसायन शास्त्र के अनुसंधान की वस्तु भी हो सकती है कि यह किन कार्बनिक रसायनों की बनी है। इसमें भार होता है, इसलिए भौतिक शास्त्री इसे एक भौतिक वस्तु के रूप में अध्ययन करते समय यह देखेगा कि विभिन्न स्थितियों में दबाव की भिन्नता से इसकी गति में क्या अंतर आता है। इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विवेचना अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र के संदर्भ में की है, जो निम्नलिखित है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कुछ विशेष चरों के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है, जो इसे अन्य विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य से विशिष्ट बनाता है। ये अर्थशास्त्रीय चर मूल्य और वितरण, मुद्रा, लेन देन का भुगतान, मांग और मूल्य आदि है। अर्थशास्त्री के अध्ययन का दृष्टिकोण आर्थिक होता है। जब वह कुर्सी का अध्ययन करता है तो देखता है कि कुर्सी कितने में बनकर तैयार हुई तथा कितने में बिकी, उससे विक्रेता को लाभ हुआ अथवा हानि। अर्थशास्त्री हर बात आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखता है, जैसे समय ही धन है,
धन बचाओ, धन उत्पादन में लगाओ आदि। नंबर 2, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान जब किसी वस्तु, तत्व, घटना या कारक का अध्ययन करता है तो वह यह पता लगाने का प्रयास करता है कि उसका सत्ता, सरकार, प्रशासन या विभिन्न दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अध्ययन के विषय शक्ति, संबंध और सरकार होते हैं। राजनीति विज्ञान मानवीय सामाजिक संबंधों के एक विशेष प्रकार राजनीतिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन और व्याख्या करता है। नंबर 3, इतिहास। इतिहास का संबंध अतीत की घटनाओं से होता है। इतिहास मानव जब से नगरों में रह रहा है और सभ्यता का विकास हुआ है तब से इनका सही वर्णन करने का प्रयास करता है। जब अतीत को समझने के लिए समाज की घटनाओं का वर्णन कारणों के साथ किया जाता है तो यह परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। नंबर 4, मनोविज्ञान। इंकल्स के अनुसार मनोविज्ञान को प्रायः मस्तिष्क अथवा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य का केंद्र व्यक्तित्व है। इंकल्स के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, सीखने आदि का अध्ययन करता है। इन्होंने यह भी बताया है कि मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य उस व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास करता है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में संगठित है। अब हम देखते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक है या मानव समाज के निम्नलिखित पक्षों का अध्ययन करता है। नंबर 1, क्या है। नंबर 2, क्यों है। नंबर 3, कैसे है। नंबर 4, क्या होगा। कुछ विद्वान समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मानविकी भी कहते हैं तथा उनका कहना है कि क्या होना चाहिए का अध्ययन भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, कारण, प्रभाव, प्रायोगिक आनुभविकता तथा सार्वभौमिकता पर आधारित होता है, इसलिए यह वैज्ञानिक है। नंबर 2, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं व समाज है। इनकी व्यवस्था, अव्यवस्था, सहयोग, संघर्ष, एकीकरण, विघटन एवं सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तनों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का दूसरा पक्ष उन सभी वस्तुओं, घटनाओं, कारकों का अध्ययन करना है जो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 3, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक घटनाओं, कारकों, आंकड़ों, तथ्यों आदि की विवेचना सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में करता है। नंबर 4, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अंतःक्रियाओं, प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, समूहों तथा समाज आदि का वर्णन तथा व्याख्या समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर करता है। नंबर 5, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। नंबर 6, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन समाजशास्त्रीय सिद्धांत करते हैं। सिद्धांत निश्चित करते हैं कि घटना से संबंधित कौन कौन से तथ्य समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित हैं तथा कौन कौन से संबंधित नहीं है। नंबर 7, अवधारणाओं के द्वारा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मालूम किया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान की विशिष्ट भाषा होती है। समाजशास्त्र की भी विशिष्ट भाषा है। इसमें अनेक शब्द सामान्य बोलचाल के काम में लिए जाते हैं जिनका अर्थ इस शास्त्र में परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्पष्ट और सुनिश्चित कर दिया जाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक और मानविकी परिप्रेक्ष्य। विभिन्न लक्षणों एवं क्षमताओं के आधार पर विज्ञानों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, भौतिक विज्ञान। नंबर 2, सामाजिक विज्ञान। भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत खगोल विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, जीव विज्ञान आदि रखे गए। इन विज्ञानों की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, न्यायशास्त्र, समाजशास्त्र आदि आते हैं। सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति के संबंध में विवाद रहा है कि इन विज्ञानों की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा मानविकी। उपयुक्त वर्णित विशेषताओं और क्षमताओं के आधार पर समाजशास्त्रियों में भी समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य की प्रकृति के संबंध में मतभेद है। एक संप्रदाय का प्रयास समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति को वैज्ञानिक बनाने और सिद्ध करने को रहा है। यह संप्रदाय उपयुक्त वर्णित सभी गुणों के आधार पर समाजशास्त्र को भौतिक विज्ञानों के समकक्ष सिद्ध करने का दावा करता है। इनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र भौतिक विज्ञानों की तरह से क्या है का अध्ययन करता है। इसके अध्ययन की पद्धति, सिद्धांत, तथ्य, मान्यताएं आदि भौतिक विज्ञानों जैसी हैं।
लेकिन दूसरे संप्रदाय की मान्यता है कि इसकी प्रकृति मानवीय की है, अर्थात समाज शास्त्र क्या है के साथ साथ क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है। समाज शास्त्र की अनेक सीमाएं हैं, इसके पास प्रयोगशाला नहीं है, इसलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं, मतभेदों, सीमाओं आदि के कारण समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति का अध्ययन निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित करके किया जाता रहा है। नंबर 1 है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, नंबर 2 है मानविकी परिप्रेक्ष्य। नंबर 1 है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। किसी भी विषय के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण न्यूनतम योग्यताएं अर्थात मानदंड निर्धारित किए हैं। विषय के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लिए निम्न मानदंडों के अनुसार खरा उतरना आवश्यक है। ये मानदंड है, नंबर 1 वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति जिसके अंतर्गत समस्या का कथन या उपकल्पना का निर्माण, नंबर 2 तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण, संकलन, नंबर 3 तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं संगठन, नंबर 4 सामान्यीकरण, निष्कर्ष, वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण, नंबर 5 प्रतिवेदन आते हैं। नंबर 2 विज्ञान की कुछ विशेषताएं। इसके अंतर्गत कारणता, आनुभविकता, सार्वभौमिकता, अवलोकन, सत्यापन और विश्वसनीयता, सामान्यीकरण आते हैं। समाज शास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का विकास। समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास समाज शास्त्र के प्रवर्तकों कॉम्टे, स्पेंसर, दुर्खिम और वेबर से लेकर उनके शिष्यों एवं अनुयायियों पैरेटो, पार्सन्स, मर्टन, किंग्सले डेविस आदि के उल्लेखनीय हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 ऑगस्ट कॉम्ट। सर्वप्रथम कॉम्टे ने समाज शास्त्र को अनेक प्रकार से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का प्रयास किया। इन्होंने समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर इसकी उत्पत्ति और विकास एवं संरचना एवं कार्यों के अध्ययन करने वाले विषय को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान के उद्देश्य से ही इसका नाम समाज शास्त्र रखा था। कॉम्टे की मान्यता थी कि ज्ञान का विकास निश्चित चरणों में सीधी रेखा में सरल से जटिल एवं न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर होता है। इन्होंने ज्ञान के विकास के निम्न 3 चरण बताए हैं, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। प्रथम चरण धार्मिक अवस्था है। इसमें मानव धार्मिक मान्यताओं के आधार पर घटनाओं का वर्णन व्याख्या करता है। ज्ञान के विकास के दूसरे चरण में धर्म का स्थान तर्क ले लेता है। इसको इन्होंने तात्विक अवस्था कहा है। इस अवस्था में सत्य की खोज तर्क के आधार पर की जाती है। इनके अनुसार ज्ञान के विकास का तीसरा और अंतिम चरण प्रत्यक्षवादी अवस्था है। इस अवस्था में ज्ञान का आधार विज्ञान है। कॉम्टे के अनुसार इस वैज्ञानिक अवस्थाओं में मानव सभी क्षेत्रों एवं घटनाओं से संबंधित सत्य की खोज प्रत्यक्ष, अवलोकन, परीक्षण, कारणता अर्थात वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करता है। इनकी मान्यता है कि ऐसी वैज्ञानिक अवस्था भौतिक विज्ञानों में विकसित हो चुकी है तथा सामाजिक विज्ञानों में भी होती है। इनके अनुसार समाज शास्त्र आज ज्ञान के विकास की वैज्ञानिक अवस्था में है। इसलिए सामाजिक घटनाओं को भौतिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धति एवं परिप्रेक्ष्य के अनुसार विश्लेषित किया जाना संभव है। कॉम्टे अधिक समय तक समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने में लगे रहे। इसलिए समाज शास्त्र के लिए वह सब कुछ नहीं कर सके जो एक विषय को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। यह कार्य बाद के प्रवर्तकों और विचारकों जैसे स्पेंसर, दुर्खिम, वेबर, पैरेटो, पार्सन्स और मार्टन आदि ने किया है। नंबर 2 हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में समाज शास्त्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की विचारधारा को आगे बढ़ाया। इन्होंने धर्म और विज्ञान के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि संसार में ज्ञातव्य और अज्ञातव्य 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ज्ञातव्य वस्तुएं अनुभविक तथ्य होते हैं जिन्हें मानव देख सकता है, समझ सकता है। अज्ञातव्य वस्तुएं मानवीय ज्ञान, अनुभव तथा समय की सीमा से बाहर होती है, जिनकी व्याख्या एवं प्रभाव अलौकिक शक्ति अर्थात धर्म के आधार पर की जाती है। इस प्रकार से इन्होंने धर्म और विज्ञान के दृष्टिकोण में समझौता स्पष्ट किया है। इन्होंने प्राणीशास्त्र के वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समाज की व्याख्या एवं विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने प्राणीशास्त्रीय सिद्धांतों जैसे सावयवी उद्विकास को समाज, धर्म आदि पर लागू किया और निष्कर्ष निकाला कि समाज और सावयव में अनेक समानताएं हैं।
तथा इन दोनों के उद्विकास की प्रक्रिया के चरण भी सरल से जटिल तथा न्यून विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण की ओर देखे जा सकते हैं। स्पेंसर ने समाज एवं धर्म के उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन्होंने समाज के अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान किया तथा प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों एवं विचारों को समाज पर उतारकर समाज शास्त्र की वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाया। नंबर 3, इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम ने समाज शास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विकास में अनेक प्रकार से योगदान किया है। इन्होंने समाज शास्त्र के अध्ययन की वस्तु को सामाजिक तथ्य कहा है। इन्होंने समाज शास्त्र को एक प्रत्यक्ष यथार्थ एवं आनुभविक विज्ञान बनाने पर जोर दिया। इसके लिए दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न नियमों का निर्माण किया, जैसे कि सामाजिक नियमों को वस्तु माना जाए, समस्त पूर्व धारणाओं को उखाड़ फेंका जाए, सामाजिक तथ्यों का वैयक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र रखकर अनुसंधान किया जाए। इन्हीं नियमों के आधार पर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपने निम्न अध्ययनों में व्यवहारिक रूप प्रदान किया, जैसे कि इनकी कृति हैं द सुसाइड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। इन अध्ययनों के अतिरिक्त यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, सामूहिक प्रतिनिधान आदि अवधारणाओं का निर्माण करके समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान की है। नंबर 4, मैक्स वेबर। वेबर ने समाज शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में विशेष योगदान किया है। इन्होंने सुझाव दिया कि समाज शास्त्री को केवल वैज्ञानिक विश्लेषण अर्थात क्या है का अध्ययन करना चाहिए तथा मूल्यांकनात्मक निर्णयों अर्थात क्या होना चाहिए से दूर होना चाहिए। इनका मानना था कि एक घटना जिस रूप में है उसी रूप में उसका यथार्थ अवलोकन एवं विश्लेषण करना चाहिए। वैज्ञानिक को घटना से संबंधित अच्छा बुरा, सत्य असत्य, उचित अनुचित आदि का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इन्होंने समाज शास्त्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में यह भी कहा कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानवीय संबंधों के अध्ययन को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए इन्होंने एक विशेष अध्ययन पद्धति वर्सथेन का विकास किया। इस पद्धति के अनुसार सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक विश्लेषण करने के लिए क्रिया में भाग लेने वालों की स्थिति में समाज शास्त्री अपने आप को रखकर क्रियाओं व उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। इस वर्सथेन पद्धति का महत्व स्पष्ट करने के लिए इन्होंने बताया है कि प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं में अंतर है। प्राकृतिक वस्तुओं का वस्तुपरक अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि उनके अध्ययन की वस्तु के पास बुद्धि नहीं है। मानव के पास बुद्धि है, तर्क शक्ति है, वह सामाजिक क्रियाओं को समझने के बाद प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार से सामाजिक क्रिया के अध्ययन के दो दृष्टिकोण होते हैं। नंबर 1, एक वह जो दिख रहा है, इसे वेबर ने वस्तुपरक बताया है, और दूसरी वह जो क्रिया में भाग लेने वाले सहभागियों के अनुसार हो रहा है, जिसे ज्ञात करने के लिए इन्होंने वर्सथेन पद्धति का सुझाव दिया। इनके अनुसार सामाजिक घटना में जो कुछ दिख रहा है वह वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि जो कुछ सहगामी समझ रहे हैं, कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, वह वैज्ञानिक है, जिसे ज्ञात करने के लिए सहभागियों के व्यक्तिपरक या विषयपरक दृष्टिकोण से अध्ययन करके ही समझा, देखा, परखा एवं विश्लेषित किया जा सकता है। ये मूल्य युक्त अध्ययन के समर्थक रहे हैं। वेबर के अनुसार समाज शास्त्र में यही वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। इसे समाज शास्त्र की परिभाषा में भी स्पष्ट किया है। इनके अनुसार समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी प्रक्रिया एवं प्रभावों की बुद्धि संगत व्याख्या की जा सके। वेबर के समाज शास्त्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को इनके द्वारा प्रतिपादित निम्न अवधारणाओं, प्रारूपों एवं सिद्धांतों में देखा जा सकता है, जैसे कि सामाजिक क्रिया, आदर्श, प्रारूप, सत्ता, नौकरशाही, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति, धर्म का समाजशास्त्र, पूंजीवादी आदि। नंबर 5, विल्फ्रेडो पैरेटो। ये समाज शास्त्र के दृष्टिकोण एवं अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिकता प्रदान कराना चाहते थे। इनके अनुसार समाज शास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्होंने समाज शास्त्र में तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण करने के लिए निम्न स्तरों का सुझाव दिया: निरीक्षण, तथ्य युक्त या वैषयिक अनुभव, तर्क संगत निष्कर्ष।
समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अनुभव के आधार पर करेगा। सामाजिक घटनाओं को वास्तविक निरीक्षण एवं प्रयोग की कसौटी पर जांच करेगा। इसके बाद विभिन्न घटनाओं के समान तत्वों की खोज करेगा। समानताओं के आधार पर समाज शास्त्रीय सामान्यीकरण करेगा अथवा नियमों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करेगा। इस प्रकार से पैरेटो ने समाज शास्त्रीय पद्धति एवं परिप्रेक्ष्य की नींव को वास्तविक, यथार्थ एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया था। धन्यवाद।